नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है जीवन। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 26 और 27 से रिलेटेड रहेगा। इससे पहले जितनी भी हम लोगों ने धाराएं पढ़ी है उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या की बात नहीं होनी चाहिए। जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं। कैसे कैसे बदलाव होते जाते हैं वो देखते रहते हैं। जो काम के बदलाव है वो देख रहे हैं, बाकी फालतू के बहुत सारे नियमों में बदलाव होते हैं वो अपने काम के नहीं होते। नियमों में तो रोजाना बदलाव होते हैं तो वो अपने काम की ही नहीं है, क्योंकि पढ़ने भी नहीं है। एक्ट में अगर किसी प्रकार का कोई भी तब्दीली होगा वो हमारे द्वारा यहाँ ऐड कर लिया जाएगा। जय हिंद। राजी खुशी सब। बारिश वारिश सही हो रही है हमारे यहाँ पे, तो चालू हो गई बारिश, आज काफी हुई थी। तो अब हम लोग बारिश करेंगे हमारे सेक्शंस की। तो यहाँ पे आज हमारा जो सेक्शन रहेगा बेसिकली, एक तो हम लोग की वोट कैसे होंगे म्यूनसिपालिटी के अंदर। एक कई बार क्या होता है सीटें खाली हो जाती है बीच के अंदर ही, तो उनके अंदर क्या क्या प्रावधान है वो सारी बातें हम लोग धारा 26 और 27 में देखेंगे। पढ़ना चालू करें। वैसे तो बहुत सारी बातें करने को तो, लेकिन उनसे बेहतर है हम लोग यहाँ पर हमारे एक्ट से रिलेटेड बातें करते जाएं और बीच में जो भी बात होगी उसको समझने के दौरान ऐसी और भी बहुत सारे बिंदु ऐड कर लिए जाएंगे। देखो, मैनर ऑफ वोटिंग एट इलेक्शन, निर्वाचनों में मत देने की रीति। अब हम लोगों ने कहा कि जब कभी भी नगर पालिका की स्थापना की जाएगी तो उसका जो गठन होगा उसमें जो वार्ड बनाए जाएंगे उन्हें प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरा जाएगा। यानी वार्ड बनाए जाएंगे ताकि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल ऑफ द म्युनिसिपालिटी इन द म्युनिसिपालिटी। उसके लिए वार्ड बनाए और वार्ड से जो प्रतिनिधि जाएगा उसके लिए हम लोगों ने कह दिया था प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होगा। फिर बात आती है धारा 26 में कि ये डायरेक्ट इलेक्शन किस प्रकार से होंगे, निर्वाचन में मत देने की रीति क्या होगी, मैनर ऑफ वोटिंग एट इलेक्शन। क्योंकि निर्वाचन होंगे, कई जगह निर्वाचन होंगे जहां पर वोट डालना जरूरी नहीं होता, यानी मतदान से वोट डालना जरूरी नहीं होता। नमस्कार। वहां पे जैसे कई जगह हाथ खड़े कर लेते हैं, वो भी तो यहां पर निर्वाचन ही होता है कि कौन कौन व्यक्ति इसको मेंबर बनाना चाहता है, हाथ खड़े कर लो, तो हाथ खड़े कर दिए। यहां पे ये कहा गया है कि जब कभी भी कहीं पर निर्वाचन होगा और वहां पर मतदान की व्यवस्था की गई है तो यहां पे विहित रीति से ही मतपत्र के माध्यम से वोट डाला जाएगा। देखो सेक्शन 26 का क्लोज 1 क्या कहता है। पहले तो ये बात याद रखना, निर्वाचन में मत देने की रीति कहां पे बताई गई है, तो हम लोग कहेंगे धारा 26 में, मैनर ऑफ वोटिंग एट इलेक्शन सेक्शन 26। धारा 26 क्लोज 1 ये प्रावधान करता है प्रत्येक ऐसे निर्वाचन में जहां मतदान होता है मतपत्र द्वारा विहित रीति से मतदान किया जाएगा तथा प्रतिनिधि प्रोक्सी के माध्यम से मतदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। एट एवरी इलेक्शन वेयर पोलिंग इज हेल्ड, तो इलेक्शन है और वहां पे पोलिंग होनी है। वोट सेल बी कास्ट बाय द बैलेट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, प्रोक्सी वोटिंग इज नॉट अलाउड। तो पहली लाइन को हम लोग समझते हैं। तो प्रत्येक निर्वाचन में जहां मतदान होगा मतदान मतपत्र द्वारा विहित रीति से मतदान किया जाएगा। तो वोटिंग कैसे होगी, तो हम लोग कहेंगे बाय द बैलेट। इसीलिए आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, बैलेट इज मोर पावरफुल देन द बुलेट। या आमतौर पे जब भी हम लोग लोकतंत्र की बढ़ाई करते हैं तो इस प्रकार की बातें कही जाती है, लेकिन वास्तविकता के अंदर पावरफुल ही होता है। दोनों अलग अलग व्यवस्थाओं के अंदर अलग अलग चीजें पावरफुल होती है। तो लोकतंत्र की बात करते हैं वहां पे बैलेट पावरफुल होता है और अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं होती है वहां पर बुलेट पावरफुल हो जाती है। तो देश में हमारे बैलेट पावरफुल है। तो जहां पे मतदान की बात आएगी वहां पर मतपत्र को इस्तेमाल किया जाएगा। मतदान कैसे होगा, बाय द बैलेट। अब फिर कहा कि बैलेट को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, रीति क्या रहेगी, मैनर क्या रहेगा, तो वो विहित रीति से किया जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर होगा। अब ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर कहां से आएगा, तो इसके लिए बकायदा कानून बना दिया जाता है, विधि बनाकर बताया जाएगा, नियम बनाकर बताया जाएगा कि यहां पे मतपत्र कैसे डाले जाएंगे, मतपत्र का इस्तेमाल कैसे करना है। तो उसके लिए कानून बना दिए जाते हैं। तो पहली बात हमें क्या पता लगी, जहां कहीं पे भी निर्वाचन में मतदान होता है, प्रत्येक ऐसा निर्वाचन जहां पे मतदान होता है, एवरी इलेक्शन वेयर पोलिंग इज हेल्ड,
मतपत्र द्वारा विहित रीति से मतदान किया जाएगा। वोट शैल बी कास्ट बाय द बैलेट। तो वोट कैसे कास्ट किए जाएंगे, तो हम लोग कहेंगे बैलेट से कास्ट किए जाएंगे। अब यहां पे दो शब्द याद रखना हमेशा, एक होता है कास्ट, कास्ट का मतलब होता है वोट डालना, मतदान करना। एक होती है कास्ट जिसे हम लोग कहते हैं जाति। भारत में एक इससे रिलेटेड कोट फेमस है, इन इंडिया पीपुल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। इन इंडिया पीपुल नॉट ओनली कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। यानी भारत में लोग केवल मतदान नहीं करते बल्कि अपनी जाति को मतदान करते हैं। तो ऐसा एक कोटेशन होता है, आमतौर पे हमारे को कहीं पे लिखना होता है ना सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, तो ये कोटेशन काम आता है। तो यहां पे ये वोट डाले जाएंगे बैलेट के माध्यम से। अब बैलेट का हमें पता ही होता है, इस प्रकार का सा एक बैलेट पेपर होता था। अब तो आजकल वोटिंग मशीन आ गई, उसी को बैलेट मानेंगे। और यहां पे हमारे को चिन्ह दिए होते थे, नाम दिए होते थे, और वहां पे हम लोग मोहर लगा देते थे कि इस फला व्यक्ति को मैंने वोट दिया है। उसके बाद में फोल्ड कर कर एक मत पेटी होती थी, बक्से हुआ करते थे। भारत में जब सबसे पहली बार चुनाव हुए थे तो गोदरेज कंपनी ने ये मतपेटियां बनाई थी, वोटिंग वाले बक्से बनाए थे। गोदरेज अलमारियां बनाती है, वैसे लोहे के बक्से बनाए गए थे और उनके अंदर ये जो प्रिंटेड पेपर होता है उसको फोल्ड करके डाल दिया जाता है। अभी भी हम लोग जब वार्ड पंच का चुनाव देखते हैं, सरपंच के चुनाव में तो राजस्थान में वोटिंग मशीन काम में ली जाने लगी, वार्ड पंच के चुनाव के अंदर बैलेट पेपर काम में लिया जाता है। अब की बार देखते हैं कौन सा सिस्टम अपनाते हैं वो लोग। तो यहां पे ये कह दिया गया वोट शैल बी कास्ट बाय बैलेट इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, विहित रीति से होगा। फिर अगली बात कही गई प्रॉक्सी वोटिंग इज नॉट अलाउड, प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो फिर बात आती है प्रॉक्सी क्या होती है। प्रॉक्सी का मतलब होता है किसी और का वोट किसी और के द्वारा डाल दिया जाना। जैसे नीचे लिख भी रखा है ना, प्रॉक्सी मतदान का अर्थ है कोई अन्य व्यक्ति मतदाता की ओर से मतदान करे। जैसे मेरा वोटिंग कार्ड बना हुआ है और मैं जयपुर के अंदर हूं, मेरे गांव के अंदर वोट हो रहा है, तो मैंने अपना वोटिंग कार्ड किसी और को दे दिया और कह दिया कि मेरी जगह तू वोट डाल देना। तो इस प्रकार का जो वोटिंग होती है उसे हम लोग प्रॉक्सी वोटिंग कर देते हैं। आमतौर पे ये जो शब्दावली है हम लोगों ने कॉलेजों में देखी होगी। कॉलेज के अंदर कुछ कॉलेज होते हैं जहां पर यह कह दिया जाता है कि आपकी 66% अटेंडेंस कंपलसरी है। आमतौर पे राजस्थान के कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है, हम लोग एक दिन भी दिन नहीं जाते, केवल परीक्षा वाले दिन जाते हैं और पेपर दे के आ जाते हैं और लास्ट में 5-6 सवाल आते हैं, उनको देख लेते हैं और परीक्षा पास कर लेते हैं। ऐसा व्यवहार राजस्थान के कॉलेजों के अंदर होता है। लेकिन बहुत सारे देश में ऐसे कॉलेज है जहां पे कहा गया है कि आपकी 66% अटेंडेंस कंपलसरी रहेगी। जैसे हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करी तो वहां पर 66% कंपलसरी अटेंडेंस जरूरी थी। अब उसमें क्या होता था, कई बार जैसे मैं क्लास में नहीं आया तो मैंने अपने दोस्त को कह दिया कि यार मेरी भी अटेंडेंस लगवा देना। तो जैसे मेरा रोल नंबर आया या नाम बोला गया तो उसने कह दिया यस सर या यस मैडम, तो उसने अटेंडेंस लगा दी। ये जो अटेंडेंस लगाई गई मेरी अनुपस्थिति में मेरे प्रतिनिधि के रूप में किसी मेरे दोस्त के द्वारा, उसे हम लोग प्रॉक्सी अटेंडेंस कहते हैं। तो प्रॉक्सी अटेंडेंस भी स्वीकार नहीं होती और प्रॉक्सी वोट भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको अगर वोट डालना है तो खुद आओ, खुद का वोटिंग कार्ड लेके आओ और खुद प्रत्यक्ष रूप से वोट डाल के जाओ। किसी और को नहीं कह सकते कि मेरी जगह तू वोट डाल के आ जाना। क्लियर? तो प्रॉक्सी का वोट यहां पे स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मतपत्र द्वारा मतदान होगा, मतदान विहित प्रक्रिया के अनुसार होगा। प्रक्रिया पूछे तो हम लोग कहेंगे प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर कहां पे होता है? ये एक्ट में होता है, नियमों में होता है, ऐसे ऐसे वोटिंग होगी। जैसे अभी हमारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो तरीका बताएगा, तो वो तरीका हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, तो उससे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि राजस्थान में जो पंचायतों और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होने हैं उनकी तारीखें डिक्लेयर कर दी है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने। अब आगे देखो, ये भी हो गया ना, प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर आता है सेक्शन 26 क्लोज 2, एवरी इलेक्टर हैज ओनली वन वोट। If an elector votes for more than one candidate, all votes cast by him shall be treated as void during counting. प्रत्येक निर्वाचक का केवल एक मत होगा। यह सबसे बड़ी बात कही गई है कि हर मतदाता का केवल एक ही वोट होता है, क्योंकि मतदाता सूची में हमारा नाम केवल एक ही बार जोड़ा जा सकता है।
और एक वार्ड की मतदाता सूची में एक ही जगह एक ही व्यक्ति का नाम जोड़ा जाएगा। एक से ज्यादा बार ना तो जोड़ा जाएगा, ना एक से ज्यादा वार्डों में उसका नाम जोड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास में एक वोट होता है। ये यहाँ पे क्लियर करता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास में 100 वोट है, मेरे पास में 500 वोट है, मेरी आवाज पे 1000 वोट पड़ जाते हैं। तो उनके लिए स्पष्ट संदेश होता है। और जिस व्यक्ति को ये पता होता है मेरे पास में एक वोट है, वो सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है चुनावी प्रक्रियाओं के दौरान। तो प्रत्येक मतदाता का केवल एक मत होगा। यदि कोई निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवारों को मत देता है तो मतगणना के समय उसके द्वारा दिए गए सभी मत शून्य मानकर निरस्त कर दिए जाएंगे। इफ एन इलेक्टर वोट्स फॉर मोर देन वन कैंडिडेट, ऑल वोट्स कास्ट बाय हिम शैल बी ट्रीटेड एज वॉइड ड्यूरिंग काउंटिंग। हाँ, लाइव चल रही है, लाइव है। अब देखो इस बात को हम लोग समझते हैं। यदि कोई निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवारों को मत देता है तो मतगणना के समय उसके द्वारा दिए गए सभी मत शून्य मानकर निरस्त कर दिए जाएंगे। तो जब हम लोगों ने धारा 22 पढ़ी थी, 22 नहीं, धारा हम लोगों ने 25 पढ़ी थी, वोटिंग राइट, तो उसके अंदर हम लोगों ने यह देखा था, पिछली धारा में तो यह देखा था कि एक व्यक्ति केवल एक ही व्यक्ति को वोट डालेगा। एक व्यक्ति को एक ही बार वोट डालने का अधिकार है। एक व्यक्ति को केवल एक ही वार्ड में वोट डालने का अधिकार है। अब यहां पे कहा गया एक व्यक्ति को केवल एक ही व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। तो एक बार वोट डालेगा, एक ही वार्ड में वोट डालेगा, वो तो पिछली धारा में बता दिया। यहां पे बता रहे हैं एक व्यक्ति केवल एक ही व्यक्ति को वोट डालेगा। जैसे हम लोगों को यहां पे कहा गया है कि आप मतपत्र के माध्यम से वोट डालोगे, तो इस प्रकार का सा मतपत्र होता है, उसी को हम लोग वोटिंग मशीन बना देंगे अभी थोड़ी देर बाद के अंदर। अब यहां पे आपने कह दिया कि ये नाम हो गए किसी कैंडिडेट के नाम, जैसे ए, बी, सी और डी, ये इनका चिन्ह हो गया। चुनाव चिन्ह होता है तो ये चिन्ह कर दिया, जैसे किसी को सेव दे दी, किसी को हेलीकॉप्टर, किसी को अलमीरा, किसी को बेट दे दिया। अब यहां पे हमारे को मोहर लगानी होती है। तो अगर हमारे को अपना वोट काउंट करवाना है, उसे गिनवाना है, तो एक ही व्यक्ति को वोट डालना होगा। जैसे मैंने डी को वोट डाला तो मेरी जो शाई है या निशान है वो केवल मैं डी वाला जो गोला रहेगा उसके पास में ही करूंगा। अगर मैंने डी को भी गोला कर दिया या फिर वहां पर सील लगा दी और यहां पर भी लगा दी, तो इन दो उम्मीदवारों को मैंने वोट डाल दिया है। तो जब इनकी काउंटिंग करी जाएगी तो ये भी निरस्त, ये भी निरस्त, और मेरा वोट हो जाएगा यहां पे वॉइड। तो ये काउंटिंग के दौरान वॉइड हो जाता है। तो दो बातें यहां पे पता लगती है कि एक व्यक्ति केवल एक ही उम्मीदवार को वोट डाल सकता है। कौन सी धारा में लिखा गया है? तो हम लोग कहेंगे 26 के 2 में लिखा गया है, 1 पर्सन कैन ओनली कास्ट हिज वोट टू 1 कैंडिडेट। और अगर एक से ज्यादा को वोट डाल दिया तो क्या होगा? तो उसका वोट शून्य करार दिया जाएगा। हिज वोट शैल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। अब वो वॉइड डिक्लेयर कब होगा? वोट डालते ही वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा या ड्यूरिंग द काउंटिंग? तो हम लोग कहेंगे एट द टाइम ऑफ द काउंटिंग। मतों की गणना के समय उसे शून्य मान लिया जाएगा और उसको दूसरी टोकरी के अंदर, जो वोट निरस्त होते हैं उस वाली टोकरी में डाल देते हैं। ऐसा आमतौर पे जब बैलेट से काउंटिंग होती है तब होता है। समझ में आ गया? तो यहां से ये बात पता लग गई। फिर होता है क्लोज 3 क्या कहता है, ये खास बात है, समझना इसको। पूरा का पूरा जो बैलेट में लिखा गया है, पहले उस बात को हम लोग समझते क्या पढ़ते हैं, उसके बाद में इसे समझने के लिए आगे की स्लाइड्स की तरफ चलेंगे। क्योंकि बैलेट में कई बार ऐसी बातें हमारे को देखने को मिलेगी कि मान लो कि वो बात हमारे को समझ में नहीं आई और उसी से रिलेटेड कोई सवाल बन गया, तब हमारे सामने दिक्कत आ सकती है। या कई बार हम लोगों की इच्छा हो गई कि बैलेट को उठाकर हम लोग पढ़ ही लें, ऐसा रहता है, या कहीं पे देख लेते हैं हम लोग, तब वहां पे हमारे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए क्या है कि पूरा का पूरा जो बैलेट है उसकी एक एक बात है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उससे क्या होगा, एक बार आप ये समझ में आनी है चीज। और कोई भी जब हम लोग एक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, भले ही वो याद 2-4 बार पढ़ने पर होता हो, लेकिन समझ में एक बार आ जाता है अगर हम लोग उसमें गैप नहीं देते। तो गैप अगर दे देते हैं 6-7 महीने का, तब फिर वो समझने के लिए भी दोबारा हमारे को पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज एक बार समझ में आ गया, निरंतरता के साथ में उसे याद करते जा रहे हैं, फिर हमारे को यहां पर कोई दिक्कत नहीं होती याद करने में भी।
तो याद करने के लिए तो हमारे को 5-7 बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन समझने के लिए एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। और निरंतरता से पढ़ोगे तो समझने के लिए दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो यहां पे क्या लिखा हुआ बेरेट से रिलेटेड, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। अब ये बात अलग अलग जगह आती है। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, और द रूल्स मेड देयर अंडर, वोटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स थ्रू वोटिंग मशीन may be adopted in such ward or wards of the municipality as the state election commission may specify in the prescribed manner। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम का मतलब क्या है, मतलब राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कोई भी प्रावधान किया होगा, किसी भी सेक्शन के अंदर कोई भी बात लिखी गई है, वो बात होने के बावजूद भी उस बात पे वरीयता दी जाएगी धारा 26(3) को, कि कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ है उसके बावजूद भी हम लोग क्या कहेंगे, धारा 26(3) इससे उलट कहीं पे बात लिखी गई है उस पर प्रेफरेंस रखेगी। यहां पर ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, अभी समझ लेंगे, इसका डोमिनेंस रहेगा, प्रभाव इसी धारा का रहेगा। तो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में, अब ये क्या है, इस अधिनियम के तहत नियम भी बनाए जा सकते हैं। किसी को पता है कौन सी धारा के अंदर नियम बनाए जाते हैं इस अधिनियम से रिलेटेड, बताओ दीजिए किसी को धारा पता हो तो, या आगे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, किसी बात के होते हुए का मतलब होता है, नोट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है यहां पे जो बात लिखी गई है इसके उलट या इसके विरोधाभास में, इन कॉन्ट्रारी ऑफ दिस प्रोविजन, अगर इसके विरोधाभास में, इसके कॉन्ट्रारी कोई भी बात कहीं पर भी लिखी गई है इस राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में, या इसके अंडर में हम लोगों ने कोई रूल्स वगैरह बनाए वहां पर, तो इसी को प्रेफरेंस दी जाएगी। किसी बात के होते हुए भी मतदान मशीन द्वारा मतदान एवं मतों का अभिलेखन विहित रीति से नगरपालिका के ऐसे वार्ड या वार्डों में कराया जा सकता है जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे। हम लोगों ने पहले कहा कि जहां निर्वाचन में मतदान होगा वहां मतपत्र काम में लिया जाएगा, तो जहां पर भी वोटिंग होगी वहां पर बैलेट काम में लिया जाएगा, ऐसा हम लोगों ने कह दिया था। लेकिन यहां पे ये जो धारा 26(3) ये कहना चाहती है कि राज्य निर्वाचन आयोग को अगर कहीं पर लगता है कि ये कुछ वार्ड हैं या पूरे ही वार्ड हैं जहां पर वोटिंग हम लोग ईवीएम से करवाएंगे, वोटिंग मशीन से करवाएंगे, तो यहां पे वो इसके लिए डायरेक्शन दे सकती है। क्लियर, ये है 26(3). अब इसको पॉइंट वाइज हम लोग तोड़ के समझते हैं। तो धारा 26(3) है वो ओवरराइडिंग प्रोविजन है, अभिभावी उपबंध है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, ऐसी बात लिखी गई थी। इस अधिनियम में किसी बात के होते, इस अधिनियम में या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इस बात से शुरू हो रही है ये, इसलिए इस अधिनियम या नियमों पर वितरित प्रावधानों पर प्रभावी रहेगी। मतलब जो धारा 26(3) है वो बाकी की जो धाराएं हैं जहां पर वोटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रावधान किया गया है, जैसे सबसे पहला प्रावधान कहां पर था, 26(1) में, उसमें कहा गया था जहां पर भी वोटिंग होगी वो वोटिंग मतपत्र से होगी, बाय द बैलेट। अब बताओ 26(1) और 26(3) के बीच में विरोधाभास आ गया। ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में बात होते हुए भी, ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की बात कर रहा है, तो धारा 26(3) और धारा 26(1) के बीच में तो विरोधाभास आ रहा है। धारा 26(1) तो कह रही है कि वोटिंग बाय द बैलेट, मतपत्र से मतदान होगा, और धारा 26(3) ये कह रही है चाहे इस अधिनियम में कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ होगा उसके बावजूद भी धारा 26(3) ही लागू रहेगी। मतलब धारा 26(1) पे प्रभावी कौन सी धारा है, 26(3). मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि इन पर्टिकुलर वार्ड के अंदर मतपत्र से
वोटिंग नहीं होगी, यहाँ पे वोटिंग मशीन काम में ली जाएगी। मतलब वोटिंग मशीन को ऐड करने के लिए ये प्रावधान ऐड किया गया है। क्लियर? हाँ, ये दोनों एक साथ में पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर? तो यहां पे ये बात समझ में आई या नहीं आई? 26 क्लोज 1 क्या कह रहा है? वोटिंग मतपत्र से होगी, वोटिंग बाय द बैलेट, यानी कागज वाला जो बैलेट होता है उससे होती है। और 26(3) क्या कह रहा है कि इस अधिनियम में कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ होगा, उसके बावजूद भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ऐसा प्रोविजन कर सकता है कि कुछ वार्डों के अंदर या पूरे वार्डों के अंदर भी वोटिंग मशीन से चुनाव करवा सकता है वो। मतलब इस धारा का विरोधाभास हुआ। कौन सी धारा प्रभावी? तो हम लोग कहेंगे धारा 26(3) प्रभावी रहेगी। मतलब वार्डों के अंदर मतपत्र की जगह वोटिंग मशीन से चुनाव करवाए जाएंगे, ईवीएम से चुनाव करवाए जाएंगे। क्लियर? ये इस मतलब होता है नॉट विथ स्टैंडिंग का, किसी बात के होते हुए भी का। आज ये देखो, वोट्स में बी कास्ट एंड रिकॉर्डेड थ्रू अ वोटिंग मशीन। मतदान एवं मतों का अभिलेखन मतदान मशीन द्वारा किया जा सकता है। अब एक तो होता है वोट कास्ट करना, जब हम लोग अपना वोट डाल के आते हैं तो उस दौरान कहते हैं कि हमने वोट कास्ट कर दिया है, और कास्ट करने के बाद में वो वोट रिकॉर्ड हो जाता है वोटिंग मशीन के अंदर। तो मतदान में मतों का अभिलेखन मतदान मशीन द्वारा किया जा सकता है। तो हम लोग वोट कास्ट भी वोटिंग मशीन से कर सकते हैं, और हमारे जो वोट डाले जाएंगे, कास्ट किए जाएंगे, उनका अभिलेखन, उनका रिकॉर्ड है वो वोटिंग मशीन में रहेगा। और फिर जिस दिन गणना होनी होगी, काउंटिंग होगी, उस दिन मतपत्रों यहाँ पे हमारे जो वोट थे उनको गिन दिया जाएगा और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो 26(3) ये कहता है कि वोटिंग मशीन से चुनाव करवाने के लिए कौन कह सकता है? तो हम लोग कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास में ये पावर रहेगा। आइए देखते चलो। द स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स इन विच वार्ड और वार्ड्स ईवीएम विल बी यूज्ड। राज्य निर्वाचन आयोग यह तय करेगा कि किन वार्डों में ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। तो अगर हमसे पूछे कि किसका ये पावर है कि वो कहे कि यहां पर ईवीएम से चुनाव होगा, तो ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का पावर होता है। क्लियर? अब यहां पे अगली बात क्या बताई गई है? अब ये जो ईवीएम से वोटिंग होगी, इसकी रीति कैसी होगी, मैनर क्या होगा, कैसे चुनाव करवाए जाएंगे? तो विहित रीति रहेगी। तो हम लोग जब वोट डालने जाते हैं तो वहां पे हमारी आईडी चेक करने से लेके लाइन में लगने से पहले, तो लाइन में लगते हैं हम लोग, उसके बाद में वोटिंग आईडी चेक होती है, उसके बाद में हमारा रजिस्टर में नाम पता किया जाता है हमारे वोटिंग आईडी पे जो नंबर होते हैं उसके साथ में। उसके बाद में अगला व्यक्ति हमारे यहाँ पे स्याही लगाता है। बताओ किस चीज स्याही लगाता है वो, फॉर्मूला क्या है उस मटेरियल का। उसके बाद में हमें आगे भेजा जाता है और वो एक बटन दबाता है। फिर हम लोग एक जो गुप्त मतदान होता है, क्योंकि हम लोग सीक्रेट बैलेट दे रहे होते हैं, तो हमारा मतदान कोई भी नहीं देख सकता। और एक बात ये भी याद रखना, हम लोग कई बार वोटिंग करने के लिए जाते हैं, मोबाइल साथ में लेके जाते हैं। वैसे तो मोबाइल रखवा लेते हैं, लेकिन कई बार छुपा कर मोबाइल लेके, या हम लोगों ने आजकल रेबेन का चश्मा आ रहा है एक, उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है, वो चश्मा पहन के चले गए, और अगर हम लोगों ने वोट देते समय रिकॉर्ड कर लिया है तो वह अपराध होता है, दैट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। वह आपराधिक करते हैं और हमें उसके लिए सजा भी हो सकती है। उसके लिए अलग अलग प्रोविजन बनाए गए हैं चुनावों संबंधी। तो एक प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद में कैसे वो वोटिंग मशीन रहेगी, ईवीएम जो मशीन है पैक की जाएगी, सील की जाएगी। उस दौरान जो एजेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के या उम्मीदवारों के, उनके सामने, उसके बाद में कहां पर वो जाएगी और कैसे काउंटिंग होगी, वो सारी की सारी यहाँ पे प्रक्रिया कानूनों और नियमों के माध्यम से तय की जाती है। ऐसी बात धारा 26(3) में लिखी गई है। ओके, सिल्वर नाइट्रेट, हाँ सही है। अगला देखो, प्रिस्क्राइब्ड मैनर ईवीएम वोटिंग मस्ट फॉलो द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। ईवीएम में मतदान विहित नियमों के अनुसार होगा। तो ईवीएम में भी जो मतदान होता है विहित नियमों के अनुसार होता है, मैनर में होता है। क्लियर? चलो आगे बढ़े। फिर स्पष्टीकरण देखो 26 का क्या कहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोटिंग मशीन। तो अगर हमसे पूछे कि मतदान मशीन का अर्थ या स्पष्टीकरण कौन सी धारा में बताया गया है, तो हम लोग कहेंगे धारा 26 का स्पष्टीकरण वोटिंग मशीन का अर्थ बताता है। मीनिंग ऑफ वोटिंग मशीन, मतदान मशीन का अर्थ क्या होगा? ए वोटिंग मशीन मीन्स एनी मशीन और एपरेटस
वेदर ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली और अदरवाइज दैट इज यूज्ड फॉर गिविंग और रिकॉर्डिंग वोट्स। मतदान मशीन से अभिप्राय ऐसे किसी भी मशीन या उपकरण से है, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक हो या अन्य प्रकार का हो, जिसका उपयोग मत देने या मतों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो हमारे को सबसे पहली बात तो इसका उपयोग पता कर लेना है। तो वोटिंग मशीन या ईवीएम मशीन किस काम में आती है? तो हम लोग कहते हैं मत देने के काम आती है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए काम आती है, उनके अभिलेखन में काम आती है। वी कैन कास्ट आवर वोट इन द ईवीएम एंड आवर वोट्स आर रिकॉर्डेड इन द ईवीएम। तो उपयोग क्या हो गए? मत देने के काम आती है और मतों को रिकॉर्ड करने के काम आती है ईवीएम मशीन। अब ईवीएम मशीन क्या है? तो ये मशीन भी हो सकती है या उपकरण भी हो सकता है। इट कैन बी मशीन और एपरेटस, कोई और उपकरण भी हो सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है या अन्य तरीके से भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बैटरी से चलेगी, या हम लोग किसी प्लग के साथ में से अटैच कर देंगे, या हो सकता है हम लोग इसमें चाबी भर देंगे, जैसे खिलौनों में चाबी भरते हैं हम लोग, चाबी भरने के बाद में वो खिलौना आगे बढ़ता है, या कोई खींच लेते हैं स्प्रिंग, उसके बाद में खिलौना आगे बढ़ता है। तो हो सकता है इन ईवीएम मशीनों को इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट किया जाए, विद्युत के द्वारा इन्हें संचालित किया जाए, या फिर अन्य तरीके से संचालित कर सकते हैं कि हम लोग चक्का घुमा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन काम कर रही है, तो इससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहेंगे, यानी वोटिंग मशीन कहेंगे। तो वोटिंग मशीन का स्पष्टीकरण कहाँ पे? धारा 26 में। क्या होती है ये मशीन हो सकती है, उपकरण हो सकता है। इट इज मशीन और एपरेटस। कैसे ऑपरेट होगी? इलेक्ट्रॉनिकली हो सकती है और अन्य तरीके से भी ये ऑपरेट हो सकती है। उपयोग क्या होगा? मत देने के काम में और मतों के रिकॉर्ड करने के काम आएगी, तो उसे हम लोग वोटिंग मशीन कह देते हैं। तो ये तो प्रैक्टिकली सोचोगे अपने आप इसकी परिभाषा याद हो जाएगी। फिर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। व्हेनेवर अ वोटिंग मशीन इज यूज्ड, एनी रेफरेंस इन द एक्ट और रूल्स टू ए बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स shall be treated as including a reference to the voting machine unless otherwise provided। जहां किसी निर्वाचन में मतदान मशीन का प्रयोग किया जाता है, वहां अधिनियम या नियमों में मतपत्र या मतपेटी का उल्लेख है, जब तक अन्यथा प्रावधान ना हो मतदान मशीन के संदर्भ में माना जाएगा। अब इस धारा को ऐसे समझो, धारा 26 क्लोज 1 में क्या देखा था हम लोगों ने कि जहां निर्वाचन मतदान से होगा, वेयर इलेक्शन इज बाय द वोटिंग, हम लोग वहां मतपत्र, वी शैल यूज बैलेट, तो वहां मतपत्र इस्तेमाल में लेंगे। तो मतपत्र का मतलब होता है कागज का मतपत्र होता है, उसके अंदर हमारे को अपनी सील लगानी होती है और कह दिया जाता है कि इस फला उम्मीदवार को हम लोगों ने वोट दिया है, उसके बाद में फोल्ड करके हम लोग उसे मतपेटी में डाल देते हैं, यानी बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता है। अब ये जो स्पष्टीकरण ये कहना चाहता है कि जहां जहां पे ये लिखा हुआ है मतपत्र या जहां जहां पे लिखा हुआ है मतपेटी, उसका मतलब वोटिंग मशीन माना जाए, ये स्पष्टीकरण कहता है। जहां पे स्पेसिफिकली कह रखा है कि यहां पे वोटिंग मशीन और मतपत्र अलग अलग होंगे, उसको छोड़कर, तो बाकी जगह जहां पे भी हम लोगों ने बैलेट लिखा है या बैलेट बॉक्स लिखा है, उसका मतलब हम लोग कहेंगे वोटिंग मशीन है। क्योंकि दोनों को इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि बैलेट से हम लोग अपना वोट कास्ट करते हैं, मत हम लोग मतपत्र के माध्यम से देते हैं, और जो बैलेट बॉक्स होता है, जो पीपा होता है जिसके अंदर हम लोग अपना वोट डालते हैं, वो कागज का टुकड़ा डालते हैं, वो वहां पे उसे रिकॉर्ड करता है, इकट्ठा करता है। तो वोटिंग मशीन दोनों काम कर रही है, हम लोग बटन दबाते हैं, वोट भी डल रहा है और वहां पे रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो जहां पे मतपत्र लिखा गया है, जहां पे बैलेट बॉक्स लिखा गया है, उसका मतलब समझा जाएगा वह वोटिंग मशीन के रेफरेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ में आया? जैसे मैं कहूं कि यहां कहीं पे भी ऐसा लिखा होता है इस अधिनियम में जो भी लिखा गया है, तो उसका मतलब होता है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंदर जो लिखा गया है। तो वहां पे ऐसा तो लिखा ही नहीं है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, केवल क्या लिखा हुआ है? इस अधिनियम में। तो इस अधिनियम का मतलब यह समझा जाएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। वैसे यहां पर होता है बैलेट या बैलेट बॉक्स का मतलब समझा जाएगा वोटिंग मशीन। तो धारा 26 क्लोज 1 में लिखा हुआ है बैलेट, तो उसका मतलब समझा जाएगा वोटिंग मशीन। बताओ किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी व्यक्ति के?
हम लोगों ने जो धारा 26 पढ़ी है, किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बेरेट का एक एक शब्द हम लोगों ने यहां पे पूरी डिटेल में पढ़ा है। कोई प्रैक्टिकल सवाल है वो भी पूछ सकते हो बिना डाउट के, चिंता नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है हम लोग वोट देते आते हैं तो उससे रिलेटेड कंफ्यूजन रहता है, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं लास्ट के अंदर, वैसा कोई सवाल रहता है। और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। चलो बाकी अलग मुद्दे हैं कि ईवीएम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, दैट इज डिफरेंट डिस्कशन, वो हमारे यहाँ पे काम का नहीं है, नहीं है क्या, वो अलग बात है। हम लोग यहाँ पे जो एक्ट में लिखा गया है उसकी एक भी बात नहीं छोड़ेंगे, शब्द भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम लोग सबसे आगे रहेंगे और सबसे बढ़िया पढ़ के जाएंगे। फिर हम लोग चैलेंज करते हैं कि बनाओ आरपीएससी पेपर, तुम कैसा बनाते हो, बैरेक्ट उठाओ पेपर बनाओ। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयार हैं ई और आरओ के लिए। क्लियर। आगे देखो फिर धारा 27 में कैजुअल वैकेंसी करवा देते हैं। कैजुअल वैकेंसी हाउ टू बी फिल्ड, आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार से भरी जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्तियों की पूर्ति करें, खाली स्थान की पूर्ति करें। ऐसा हम लोगों ने हमारे जो शुरुआती क्लासेस थी उनके अंदर टेस्ट के अंदर किया होगा, या वो एक्टिविटी हम लोगों ने परफॉर्म की होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, कैजुअल वैकेंसी हाउ टू बी फिल्ड, आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार से भरी जाएगी। तो किन रिक्तियों की बात की जा रही है वही हमारे को यहाँ पे देखना है। तो आमतौर पे क्या होता है, जो म्युनिसिपैलिटी बनती है नगर पालिका, वो चुने हुए सदस्यों से बनती है। जैसे किसी नगर पालिका में 100 सदस्य हैं तो हम लोग कहेंगे ये म्युनिसिपैलिटी के अंदर 100 सीटें हैं, इनके चुनाव करवाए और 100 की 100 सीटें भर गई। अब बीच में क्या हुआ कि कोई सदस्य थे जिनका देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो गया, तो स्वर्गवास हुआ तो उनकी सीट खाली हो गई, तो उसे हम लोग वैकेंसी कहते हैं। किसी को हटा दिया गया, रिमूवल ऑफ द मेंबर, बताओ कौन सी धारा में होता है रिमूवल ऑफ द मेंबर, सदस्य का हटाया जाना, हटा दिया सदस्य को तो बीच में वो सीट खाली हो गई, या सदस्य ने इस्तीफा दे दिया तो सीट खाली हो गई। तो इस प्रकार से जब सीटें खाली हो जाती हैं तो उनको कैसे भरा जाएगा, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे धारा 27 में। और इस प्रकार से जो सीटें खाली होती हैं उन्हें हम लोग कैजुअल वैकेंसी कहते हैं, आकस्मिक रिक्ति कहते हैं। जैसे कहते हैं ना किसी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं कैजुअलिटी हो गई। तो ऐसे ही सामान्य तरीके से नगर पालिका काम कर रही थी और नगर पालिका का एक सदस्य हट गया तो वहां पे कैजुअलिटी हो गई नगर पालिका के साथ में, इसीलिए इसको कैजुअल वैकेंसी नाम दिया गया है। देखो धारा 27 एक क्या कहती है, ए कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ए मेंबर अकरिंग अदरवाइज देन बाय इफ्लक्स ऑफ टाइम shall be filled by a by-election subject to subsection 4. The by-election shall be held as soon as possible in the same manner as a general election. ये इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग ये बात क्योंकि ये बैरेक्ट में लिखा हुआ है, इसको समझेंगे हम लोग अलग तरीके से। किसी सदस्य के पद पर कार्यकाल समाप्त होने के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से उत्पन्न आकस्मिक रिक्ति को उपधारा 4, किसकी उपधारा 4, धारा 27 की उपधारा 4 के अधीन रहते हुए उपनिर्वाचन बाई इलेक्शन द्वारा भरा जाएगा। यह उपनिर्वाचन यथाशीघ्र सामान्य निर्वाचन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करा जाएगा। तो ये जो एरिया होते हैं बैरेक्ट में जहां से सवाल बनते हैं, तो यहां पे पहली बात देखो, किसी सदस्य के पद पर कार्यकाल समाप्त होने के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से उत्पन्न आकस्मिक रिक्ति की बात की जा रही है। A casual vacancy in the office of a member occurring otherwise than by efflux of time. अब इस, हाँ सही है 39, सदस्य का हटाया जाना। efflux of time का मतलब क्या होता है, यानी कार्यकाल समाप्त होने का मतलब क्या होता है। तो हम लोग कहते हैं किसी भी नगरपालिका के लिए कोई भी सदस्य चुना जाएगा, वो नगरपालिका की पदावधि के लिए चुना जाता है। एंड टेन्योर ऑफ द म्युनिसिपैलिटी इज फिक्स, दैट इज 5 ईयर, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो किसी भी नगरपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष अधिकतम होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये बात हम लोगों ने कौन सी धारा में पढ़ी थी, आप लोग उस धारा का नाम बताओ। तब किसी भी सदस्य को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है तो उसका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ,
या किसी म्युनिसिपैलिटी को पहले डिजोल्व कर दिया गया था और जो नई म्युनिसिपैलिटी बनी वो पुराने वाली म्युनिसिपैलिटी का कार्यकाल पूरा करने के लिए बनाई गई है, तो जो नए सदस्य बन के आएंगे उनका कार्यकाल ही उतना ही रहेगा जितना बचा हुआ कार्यकाल था पुरानी वाली म्युनिसिपैलिटी का। ये सारी बातें हम लोगों ने धारा 7 में पढ़ी थी, सेक्शन 7 में पढ़ा था ये सब कुछ। तो ऐसे कार्यकाल समाप्त होता है किसी भी सदस्य का। तो किसी भी सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष अधिकतम हो सकता है जब वो सामान्य निर्वाचन से किसी म्युनिसिपैलिटी के लिए चुना गया है। अगर मान लो किसी म्युनिसिपैलिटी का 2/3 सदस्य हैं या पूरे के पूरे सदस्य हैं, उनका जो इलेक्शन है उसे सेट असाइड कर दिया गया, उसे खारिज कर दिया गया है, तो यहां पे म्युनिसिपैलिटी का डिसोल्यूशन हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। अब म्युनिसिपैलिटी विघटन हो गई, नई म्युनिसिपैलिटी बनी। नई म्युनिसिपैलिटी बनेगी तो मान लो ये 3 साल के बाद में कि कोई म्युनिसिपैलिटी काम कर रही थी, 3 साल का कार्यकाल हुआ, उसके बाद उस म्युनिसिपैलिटी को डिसोल्व कर दिया गया, विघटन कर दिया गया। अब जो नई म्युनिसिपैलिटी बनेगी उसका कार्यकाल कितना रहेगा, तो हम लोग कहेंगे 2 साल। तो म्युनिसिपैलिटी बनेगी किससे, तो मेंबर से ही बनेगी। तो जो नए मेंबर आएंगे उनका कार्यकाल कितना, 2 साल। तो दोनों चीजें यहां पे शामिल है, एक तो पूरा कार्यकाल और जो विघटित होने के बाद में नई म्युनिसिपैलिटी बनती है वो भी कार्यकाल। अगर वो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और उसके अलावा किसी कारण से किसी सदस्य का पद समाप्त हो गया है तो उसे हम लोग कैजुअल वैकेंसी कहेंगे। कार्यकाल पूरा होने वाली स्थिति के अंदर आकस्मिक रिक्ति नहीं मानी जाती है। तो कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद में भी तो पद खाली होता है, उसे हम लोग कैजुअल वैकेंसी नहीं कहते। कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही पद खाली हो गया, दैट इज कैजुअल वैकेंसी, वह आकस्मिक रिक्ति होती है। तो किसी सदस्य के पद पर कार्यकाल समाप्त होने के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से आकस्मिक रिक्ति को उत्पन्न होता है। अन्य कारण डेथ हो जाना, इस्तीफा ले लेना, इस्तीफा दे देना, हटा देना, ये अन्य कारण होते हैं, इनसे आकस्मिक रिक्ति होती है। तो आगे क्या लिखा हुआ, उपधारा 4 के अधीन रहते हुए। तो भाई साहब ये उपधारा 27 की 4 में क्या लिखा हुआ है, यानी सेक्शन 27 क्लोज 4 क्या कहता है, तो हम लोग कहते हैं अगर किसी नगरपालिका का कार्यकाल पूरा होने वाला है और 6 महीने ही बाकी है तो वहां पे जरूरी नहीं है हम लोग इस वैकेंसी को भरें। अगर किसी म्युनिसिपैलिटी का कार्यकाल 4.5 वर्ष हो चुका है और उस दौरान कोई पद है उस पर किसी सदस्य को हटा दिया गया है या किसी की डेथ हो गई है, तो क्या उसके चुनाव करवाए जाएंगे, तो मना कर दिया जाता है, नहीं करवाए जाएंगे। ये बात उपधारा 4 में लिखी गई है। तो उपधारा 4 के अधीन रहते हुए, इसलिए कहा ना उपधारा 4 के अधीन रहते हुए, तो जरूरी नहीं है हर हाल में चुनाव होंगे। उपधारा 4 कहती है कि 6 महीने ही बाकी है अगर जनरल इलेक्शन के, तो चुनाव करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उपधारा 4 के अधीन रहते हुए उपनिर्वाचन द्वारा ये आकस्मिक रिक्ति से खाली हुआ पद भरा जाएगा, यानी बाई इलेक्शन से भरा जाएगा। अब इलेक्शन से रिलेटेड मैंने पहले भी 3 बातें बताई है। एक होता है हमारा जनरल इलेक्शन, सामान्य चुनाव। सामान्य निर्वाचन का मतलब होता है किसी भी संस्था की स्थापना गठन करने के लिए जो चुनाव करवाए जाते हैं और पूरा कार्यकाल पूरा किया जाता है, उसे हम लोग सामान्य निर्वाचन कर देते हैं। जैसे अभी अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होंगे म्युनिसिपैलिटीज के, वो जनरल इलेक्शन होंगे। इनसे जो म्युनिसिपैलिटी बनेगी वो 5 साल के लिए बनाई जाएगी। अब मान लो किसी म्युनिसिपैलिटी ने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया और उसके 2/3 या पूरे ही सदस्य थे उनको रिमूव कर दिया गया, तो म्युनिसिपैलिटी डिसॉल्व हो जाएगी, विघटन हो जाएगा। तो वहां पर मध्यावधि चुनाव होंगे और मध्यावधि मिड टर्म इलेक्शन से जो म्युनिसिपैलिटी बनेगी वो तब तक काम करेगी जब तक पुरानी वाली म्युनिसिपैलिटी जिसका डिसोल्यूशन हुआ था और उसके विघटन डिसोल्यूशन के बाद में ये नई म्युनिसिपैलिटी बनी थी वो अपना पूरा कार्यकाल करती। तो वो मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। और अगर मीनवाइल 1-2 सीट खाली हो जाती है तो उनको भरने के लिए जो चुनाव करवाए जाते हैं उन्हें हम लोग बाई इलेक्शन, उपचुनाव कहते हैं। तो एमएलए के भी उपचुनाव होते रहते हैं, एमपी के भी होते रहते हैं और म्युनिसिपैलिटी पंचायतों में भी उपचुनाव होते रहते हैं। तो आकस्मिक रिक्ति को कैसे भरा जाएगा, जनरल इलेक्शन से, मिड टर्म इलेक्शन से या बाई इलेक्शन से? आवर आंसर शैल बी बाय द बाई इलेक्शन। हमारा जवाब रहेगा उपचुनाव से ही आकस्मिक रिक्ति को भरा जाता है। फिर बात आती है कि ये जो उपचुनाव होगा
इसके अंदर किस प्रकार की प्रक्रिया को काम में लिया जाएगा। तो उपचुनाव में भी जनरल इलेक्शन वाली प्रक्रिया को ही काम में लिया जाएगा, ये बात यहां पे लिखी गई है। तो यह उपनिर्वाचन सामान्य निर्वाचन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराया जाएगा। द बाई इलेक्शन शैल बी हेल्ड इन द सेम मैनर एज जनरल इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन होते हैं, सामान्य चुनाव होते हैं। सामान्य चुनाव का मतलब चुनावों की तारीख डिक्लेयर होगी, इस दिन नॉमिनेशन आप भर सकते हो, इस दिन आप नॉमिनेशन वापस ले सकते हो, इस दिन आपको वोट डालना है, मतदान का दिवस तय किया जाएगा, इस दिन वोटों की गणना होगी, इस दिन रिजल्ट आएगा। तो ये सब बातें जनरल इलेक्शन में होती है, आचार संहिता लगती है। तो ये सब बातें जनरल इलेक्शन वाली बाई इलेक्शन में भी फॉलो की जाएगी। फिर बात आती है ये बाई इलेक्शन कब करवाए जाएंगे, कि किसी म्युनिसिपैलिटी में कोई पद किसी मेंबर की डेथ के कारण जुलाई में खाली हो गया, तब कितने दिन में चुनाव करवाए जाएं, उपचुनाव, ताकि वहां पे उस खाली हुए पद को, उस कैजुअल वैकेंसी को भरा जाए। तो ये चुनाव करवाए जाएंगे एज सुन एज पॉसिबल, यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे, ये सबसे खास बात है। क्लियर। तो यहां पे ये नहीं कहा गया है कि 6 महीने में कराएंगे या 7 महीने में, लिखा हुआ है यथाशीघ्र। क्लियर। आगे देखो फिर कैजुअल वैकेंसी क्या होती है, वैसे तो समझा दिया, फिर भी और देख लेते हैं। ए वैकेंसी अराइजिंग बिफोर द नॉर्मल एक्सपायरी ऑफ टर्म, कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी कारण से पद का रिक्त हो जाना, तो उसे हम लोग कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। जैसे हम लोग 100 बरस पूरे कर लिए, मतलब हम लोगों ने 80 90 100 साल जी लिए हैं, उसके बाद में हमारी अगर डेथ हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है, तो किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तो उसे कैजुअलिटी नहीं कहते कि बस उनके तो 100 बरस पूरे हो गए, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मान लो हम लोग अभी अपनी डेथ हो जाए, तो उसे कैजुअलिटी माना जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अपना जीवन का कार्यकाल तो पूरा किया ही नहीं। आमतौर पे ये माना गया है कि 100 वर्ष हम लोग जीते जाते हैं, वो हमारे जीवन का कार्यकाल है, वो पूरा हुआ ही नहीं है, और बीच में ही हम लोग चले गए, तो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और बीच में चले गए, दैट इज कैजुअलिटी। तो कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी कारण से पद रिक्त हो जाता है, उसे कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। कैसे हो सकती है, डेथ से हो सकती है, रेजिग्नेशन से हो सकती है, डिस्क्वालिफाइड हो गया है तो उसे हटा दिया जाएगा, या अन्य कारण हो सकता है, तो कैजुअल वैकेंसी होगी। इफ्लक्स ऑफ टाइम, समय व्यतीत होना, कार्यकाल की समाप्ति का क्या मतलब होता है, नेचुरल कंप्लीशन ऑफ द मेंबर्स टर्म, सदस्य का निर्धारित कार्यकाल पूरा होना, यह आकस्मिक रिक्ति नहीं मानी जाती है, यह खास बात है यहां पे। तो अगर किसी भी सदस्य का नेचुरल कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर है, तो उसे हम लोग क्या कैजुअल वैकेंसी मानेंगे। अगर किसी भी सदस्य का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो क्या उसे आकस्मिक रिक्ति माना जाएगा, तो हम लोग कहेंगे नहीं, तो वो आकस्मिक रिक्ति कैटेगरी में नहीं आती है, कार्यकाल ही पूरा हो गया। अब आकस्मिक रिक्ति को भरती कैसे, उपनिर्वाचन से। आकस्मिक रिक्तियां उपनिर्वाचन द्वारा भरी जाती है। कैजुअल वैकेंसीज आर फिल्ड थ्रू है बाई इलेक्शन, तो हमेशा याद रखना, जहां कहीं पे भी कैजुअल वैकेंसी होती है, चाहे संसद में हो, विधानसभा में हो, म्युनिसिपैलिटी में हो, पंचायत में हो, ऑल शैल बी फिल्ड बाय द बाई इलेक्शन। प्रोसीजर क्या रहता है, प्रक्रिया क्या रहती है, बाई इलेक्शन इज कंडक्टेड इन द सेम मैनर एज जनरल इलेक्शन। तो उपनिर्वाचन सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया के अनुसार कराया जाता है। समझ गए ये बात। सामान्य निर्वाचन में इलेक्शन की तारीख तारीख तय होती है, आचार संहिता लगती है, इस दिन फॉर्म भरा जाएगा, इस दिन उठाया जाएगा, इस दिन वोटिंग होगी, इस दिन गणना होगी, काउंटिंग होगी, डिक्लेयर होगा इलेक्शन का रिजल्ट। तो जो जनरल इलेक्शन में प्रक्रिया फॉलो होती है, वैसी की वैसी प्रक्रिया यहां पर भी फॉलो की जाएगी बाई इलेक्शन में। ये सब बातें यहां पे लिखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 27(2) क्या कहता है, ए मेंबर इलेक्टेड इन ए बाई इलेक्शन शैल होल्ड ऑफिस ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स टर्म। उपनिर्वाचन में निर्वाचित सदस्य केवल उतने ही समय तक पद पर रहेगा जितने समय तक वह सदस्य पद पर रहता जिसके स्थान पर वह निर्वाचित हुआ है, यदि रिक्ति उत्पन्न नहीं होती। तो जब हम लोगों ने सेक्शन 7 पढ़ा था, तो वहां पे कहा था कि किसी भी म्युनिसिपैलिटी का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा। टेन्योर ऑफ द म्युनिसिपैलिटी शैल बी 5 ईयर, नॉट मोर देन दैट, उससे अधिक नहीं होगा। लेकिन अगर म्युनिसिपैलिटी का बीच में विघटन हो जाता है, तो जो नई म्युनिसिपैलिटी बनेगी
वह ओरिजिनल म्युनिसिपैलिटी के बचे हुए कार्यकाल तक अपना कार्य करेगी, उसके बाद में उसका विघटन हो जाएगा। ऐसे ही बाई इलेक्शन से जो मेंबर चुनकर आता है उसका कार्यकाल कितना होगा? क्या 5 वर्ष होगा? नहीं, उसका कार्यकाल जिस पद के खाली होने से ये चुनाव हुए थे और उस चुनाव के अंदर ये जीता है, उसका जो रिमेनिंग पीरियड था, उसका जो बचा हुआ कार्यकाल था, वो यहां पे इस व्यक्ति का कार्यकाल रहेगा। तो मान लो 3 साल कोई सदस्य म्युनिसिपैलिटी का सदस्य रहा, फिर उसको हटा दिया गया, डेथ हो गई या उसने रेजिग्नेशन दे दिया, डिस्क्वालीफाई हो गया, तो अब म्युनिसिपैलिटी का कार्यकाल तो 2 साल बचा हुआ है, उसका भी कार्यकाल 2 साल बचा हुआ था, अब वो हट गया है, तो दोबारा चुनाव होंगे। कब होंगे ये बाई इलेक्शन? तो हम लोग कहेंगे यथाशीघ्र, एज सुन एज पॉसिबल। अब ये जो नया मेंबर चुन के आएगा बाई इलेक्शन से, उपचुनाव से, इसका कार्यकाल क्या 5 वर्ष होगा? नहीं, बचा हुआ कार्यकाल कितना था? 2 वर्ष। तो ये 2 वर्ष के लिए चुना जाएगा। क्लियर? किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द न्यू मेंबर डज नॉट गेट अ फ्रेश फुल टर्म। तो फुल टर्म नहीं मिलता न्यू मेंबर को जो बाई इलेक्शन से आते हैं। फुल टर्म केवल जनरल इलेक्शन वालों को मिलता है, बाकी किसी को भी फुल टर्म नहीं मिलता है। ही सर्व्स ओनली द अनएक्सपायर्ड रिमेनिंग टर्म। नए सदस्य को नया पूर्ण कार्यकाल नहीं मिलेगा, वह केवल शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए ही पद को धारण करेगा। सेक्शन 27 क्लोज 3 क्या कहता है? When a vacancy occurs due to death, resignation or removal of an elected member, जब किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्ति उत्पन्न होती है, मतलब कैजुअल वैकेंसी हो गई है, यदि वह स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित था, तो वह रिक्ति उसी वर्ग के सदस्य द्वारा भरी जाएगी। यदि वह स्थान महिला के लिए आरक्षित था, तो वह रिक्ति केवल महिला द्वारा भरी जाएगी। If the vacant seat was reserved for the SC, ST or backward or the woman, it shall be filled by only the member of that category या person of that category। इस पॉइंट को समझो। रिजर्व सीट रिमेन्स रिजर्व, आरक्षित सीट आरक्षित ही रहेगी। आकस्मिक रिक्ति होने पर भी आरक्षण की प्रकृति नहीं बदलती है। रिजर्वेशन डज नॉट चेंज बिकॉज ऑफ अ कैजुअल वैकेंसी। तो मान लो कोई म्युनिसिपैलिटी के अंदर वार्ड था, वार्ड नंबर 4, अब ये एससी के लिए रिजर्व था, तो यहां पे एससी पुरुष ने चुनाव लड़ा और वो वार्ड मेंबर बन गया, पार्षद बन गया। अब ये जो मेंबर था इसको हटा दिया गया, यानी कैजुअल वैकेंसी आ गई बाय द रिमूवल ऑफ दैट मेंबर। अब यहां पे ये जो 4 नंबर वार्ड है, इसमें क्या बाकी कैटेगरियों के सदस्य उपचुनाव में भाग ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अब ये जो वार्ड 4 है, ये म्युनिसिपैलिटी के इस पर्टिकुलर टेन्योर के लिए एससी वर्ग के लिए रिजर्व है। तो जब तक इस म्युनिसिपैलिटी का ये 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं हो जाता है, तब तक ये वार्ड नंबर 4 एससी के लिए रिजर्व रहेगा। तो पहले भी सदस्य एससी का था, दोबारा जब चुनाव होंगे, बाई इलेक्शन होंगे, तो उन चुनाव में भी केवल एससी सदस्य को ही यहां पे चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। यानी यहां से जो जनप्रतिनिधि जाएगा, दैट सेल बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, तो वह एससी से संबंधित होना चाहिए, बाकी को यहां पे यह अधिकार नहीं रहेगा। अगर एसटी का ये रिजर्व होता तो एसटी के लिए ही यहां पर कंटिन्यू रहता, ओबीसी के लिए होता तो ओबीसी का ही कंटिन्यू रहता, अगर महिला के लिए आरक्षित था तो महिला के लिए ही यहां पर आरक्षित रहेगा। तो आकस्मिक रिक्ति क्या आरक्षण की प्रकृति को बदल देती है? क्या सीट जो आरक्षित होती है उसकी प्रकृति, नेचर बदल देती है? क्या आरक्षित सीट अनारक्षित सीट हो जाती है बाय द कैजुअल वैकेंसी? तो आकस्मिक रिक्ति से आरक्षित सीट की प्रकृति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैजुअल वैकेंसी डज नॉट इफेक्ट नेचर ऑफ द रिजर्व सीट। आरक्षित सीट एक बार आरक्षित, तो जो पूरा कार्यकाल रहेगा म्युनिसिपैलिटी का, उस पूरे कार्यकाल तक वह रिजर्व रहेगी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अलग अलग एक्सेप्शन रहेंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। सेक्शन 27(4) इफ अ वैकेंसी अराइजेज बिकॉज ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अवॉइडेंस of the election and the member's normal term would have expired within 6 months from the date of vacancy, the state government may direct that the vacancy need not be filled until the next general election।
अब यहां से भी सवाल बनने की संभावना रहेगी, बेहतर सवाल बनेंगे अगर बनेंगे तो। यदि किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र हो जाता है, पद से हटा दिया जाता है या निर्वाचन निरस्त हो जाता है, तो उसके बाद में जो रिक्ति उत्पन्न होती है और उस सदस्य का सामान्य कार्यकाल रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर समाप्त होने वाला होता है। तो अगर कोई सदस्य था म्युनिसिपैलिटी का, उसकी डेथ हो गई या उसका रेजिग्नेशन हो गया या उसका रिमूवल हो गया या उसका जो इलेक्शन था वह भी यहां पर वॉइड डिक्लेयर दे दिया गया है, निरस्त हो गया है, तो कैजुअल वैकेंसी हो गई। अब ये रिक्ति उत्पन्न हो गई है और उस सदस्य का सामान्य कार्यकाल रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर समाप्त होने वाला था। मतलब उस सदस्य ने 4 साल और 6 महीने तक कार्यकाल पूरा कर लिया है, 6 माह का कार्यकाल पूरा हो गया है उस सदस्य का। अब अधिकतम कार्यकाल कितना वर्ष हो सकता है, तो हम लोग कहते हैं अधिकतम 5 वर्ष तक वह कार्यकाल कर सकता है। अब क्या हुआ, उसको 4 साल 6 माह के बाद में हटा दिया गया या डेथ हो गई या उसका चुनाव निरस्त हो गया है, तब जो कार्यकाल है वो 6 महीने में तो समाप्ति हो रहा है, तो उसके लिए चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। तो राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि उस व्यक्ति को अगले सामान्य निर्वाचन तक न भरा जाए। ये एक सबसे खास बात है। डायरेक्शन बाय हुम, डायरेक्टेड बाय हुम, तो हम लोग कहेंगे बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार निर्देश दे सकती है, द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट, यानी दे भी सकती है नहीं भी दे सकती, दोनों कंडीशन है, कंपलसरी नहीं है। अगर सेल लगा हुआ होता तब हम लोग कहते कंपलसरी हो जाता। तो स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट द वैकेंसी नीड नॉट बी फिल्ड अंटिल द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। तो राज्य सरकार निर्देश क्या देगी कि ये जो सीट खाली हुई है आकस्मिक रिक्ति से, कोई मेंबर है उसकी डेथ हो गई, उसको उठा दिया, उसने इस्तीफा दे दिया या उसका चुनाव निरस्त हो गया, चारों कंडीशन याद रखना, ये यहां पे मेंशन की गई है, और अब उसका जो बचा हुआ कार्यकाल था वो केवल 6 माह का था, तो राज्य सरकार यहां पे डायरेक्शन देगी कि इस सीट को खाली रहने दो। फिर बात आती है कब तक खाली रहने दे, तो राज्य सरकार ही कहती है जब तक अगले आम चुनाव जनरल इलेक्शन नहीं आ जाते तब तक इसे खाली रहने दो। तो यहां पे ये बात इंपॉर्टेंट है। तो एक तो 4 आधार हमें याद रखने, कोई मेंबर है जिसकी डेथ हो गई है, रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया या अवॉइडेंस ऑफ द इलेक्शन, या उसका जो चुनाव था उसे अपास्त, सेट असाइड डिक्लेयर कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। 4 कंडीशन रही। दूसरी कंडीशन, 4 तो ये कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन क्या है कि उसका जो बचा हुआ कार्यकाल है, अगर चुनाव होते हैं बाई इलेक्शन और जो नया सदस्य आएगा उसको केवल 6 महीने तक ही कार्यकाल मिलेगा, तो यहां पे राज्य सरकार निर्देश दे सकती है। क्या दे सकती है, तो हम लोग कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट राज्य सरकार निर्देश दे सकती है चुनाव करवाने की जरूरत नहीं है, इस सीट को खाली रहने दो। तो बात यहां पे याद रखनी, इस सीट को खाली रखने के निर्देश कौन देता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं, राज्य सरकार देती है। तो दैट सीट शैल बी अनफिल्ड, सच डायरेक्शंस वर गिवन बाय, विल बी गिवन बाय, तो हम लोग कहेंगे बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसे निर्देश किसके द्वारा दिए जाएंगे, राज्य सरकार के द्वारा। और यह सीट कब तक खाली रह सकती है, यह भी सवाल अगर बनता है, तो अगले आम चुनावों तक यह सीट खाली रहे, ऐसा निर्देश राज्य सरकार देगी। बताओ किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 6 मंथ रूल काम करता है। इफ लेस देन 6 मंथ ऑफ द टर्म रिमेन, ए बाई इलेक्शन मे नॉट बी हेल्ड। यदि कार्यकाल के 6 माह या उससे कम शेष है तो उपनिर्वाचन आवश्यक नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स पावर, राज्य सरकार की क्या शक्ति है, द स्टेट गवर्नमेंट में इश्यू डायरेक्शन टू लीव द सीट वैकेंट। राज्य सरकार रिक्त पद को खाली रखने का निर्देश दे सकती है। यहीं पे सवाल बनने की संभावना है, ऐसा निर्देश कौन देता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य सरकार, तो हम लोग कहेंगे राज्य सरकार। कब तक सीट खाली रहेगी, द वैकेंसी में रिमेन अनफिल्ड अंटिल द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। रिक्त पद अगले सामान्य निर्वाचन तक खाली रह सकता है। ये यहां पर सबसे खास बात हो जाती है। तो बताओ किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस ऐसे पढ़ते चलो। तो ऐसे पढ़ते चलेंगे तो हमारा सिलेक्शन बहुत नजदीक रहेगा, और जो लगातार बना रहेगा, अंतिम समय तक बना रहेगा, वो ही सफल हो जाएगा।
क्यों जी, भाज्य भी उसी का साथ देता है। जो राखे दृढ़ को ताही राखे करतार। भाज्य उसी का साथ देता है जो भाज्य के साथ बना रहता है, और भाज्य के साथ में बने रहने का तरीका एकमात्र होता है लगातार उस कर्म में जुटे रहना। और ऐसे पढ़ते पढ़ते हम लोग हमारे जितने भी सेक्शंस हैं उनको मजबूत कर लेंगे। चलो वो भेजना, उसको अपलोड कर देंगे, चिंता की बात ही नहीं है ना। तो उसमें एक दो फेरबदल हैं वो मैं बता दूंगा, तो उन फेरबदल को आप कर लेना, उसके बाद में अपलोड कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और वहां पे आगे की धाराओं पे चर्चा करेंगे। सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।